उस दिन जनवरी 2020 की 7 तारीख थी। शाम के 7 बज रहे थे। हर रोज़ की तरह घरेलू नौकरानी पूजा जयपुर की यूनिट टावर सोसाइटी के आई ब्लॉक स्थित रोहित तिवारी के फ्लैट नंबर 103 पर काम करने के लिए पहुंची। उसने डोरबेल बजाई तो मालकिन श्वेता तिवारी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही अंदर से कोई हलचल की आवाज़ ही सुनाई दी। तो दोस्तों, क्या है श्वेता तिवारी की पूरी कहानी और क्यों उसने दरवाज़ा नहीं खोला, जानेंगे आगे कहानी में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब आगे आने वाले वीडियोस में दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर श्वेता तिवारी की पूरी कहानी है क्या। पूजा ने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला तो वह अपने आप ही खुल गया। नौकरानी कमरे के अंदर पहुंची तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे के अंदर पलंग पर मालकिन श्वेता तिवारी मृत पड़ी हुई थी और उनका मुंह खून से लाल हो रखा था। पूजा चीखते चिल्लाते बाहर निकली और आस पड़ोस के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी। मर्डर की खबर से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुटने लगी और इसी बीच किसी ने थाना प्रताप नगर पुलिस को सूचना भी दे दी। पौष सोसाइटी के फ्लैट में हत्या की सूचना पाकर प्रताप नगर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने यह खबर वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी और पूछताछ में जुट गए। पूछताछ से पता चला कि जिस फ्लैट में मर्डर हुआ है उसमें रोहित तिवारी किराए पर रहते हैं। रोहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर बतौर फ्यूल इंचार्ज तैनात हैं और मर्डर उनकी पत्नी श्वेता तिवारी का हुआ था। हत्या का मामला हाई प्रोफाइल था। सूचना पाकर सभी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात रोहित तिवारी को उनकी पत्नी श्वेता की हत्या की सूचना दी तो कुछ ही देर में वह भी फ्लैट पर आ गए। रोहित ने फ्लैट के अंदर देखकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि बेड पर पड़ी लाश उसकी पत्नी श्वेता की है, लेकिन उसके 21 माह के मासूम बेटे श्रियम का पता नहीं है। हत्यारों ने श्वेता की हत्या के बाद श्रियम का अपहरण कर लिया है। रोहित की बात सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए, क्योंकि अभी तक जानकारी हत्या की ही थी, लेकिन अब श्रियम के अपहरण की बात भी सामने आई। पुलिस अधिकारियों ने हत्या और अपहरण के इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। कमरे के अंदर पड़े बेड पर 30-32 वर्षीय श्वेता तिवारी की लाश पड़ी थी। उसके सिर से खून रिस रहा था, जिससे उसका चेहरा खून से लाल था और उसका गला भी रेता गया था। सिर पर भी जख्म था। बेड पर खून से सना चाकू भी पड़ा हुआ था। बेड के नीचे अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली भी पड़ी थी। बिस्तर भी खून से तरबतर था। खून की बूंदें दीवार पर भी दिखाई दे रही थी। कमरे में रखी प्लास्टिक टेबल पर चाय के 2 कप रखे थे, जिसमें कुछ चाय बची हुई थी और श्वेता का मोबाइल फ़ोन भी गायब था। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि श्वेता का हत्यारा कोई करीबी ही रहा होगा, जिसके आने पर श्वेता ने दरवाज़ा खोला और उसे कमरे में बिठाकर चाय भी पिलाई। इसी बीच हत्यारे ने अदरक कूटने वाली मूसली से उसके सिर पर प्रहार कर उसे पलंग पर गिरा दिया होगा और फिर चाकू से उसका गला रेता होगा। इसके बाद वह श्रियम का अपहरण करके ले गया होगा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व मूसली को सुरक्षित कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और दीवार, प्याले, फर्श व बेड से फिंगरप्रिंट्स जुटाए। डॉग स्क्वाड टीम ने सुराग के लिए खोजी कुत्ते को छोड़ा। खोजी कुत्ता घटनास्थल को सूंघकर भौंकते हुए बाहर निकला और रोहित की कार के 2 चक्कर काटे। कुछ देर बाद वह रोहित के आसपास भी मंडराता रहा।
इससे टीम को रोहित पर भी शक हुआ, किंतु उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत न मिलने से उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं की जा सकी। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका श्वेता का शव पोस्टमार्टम के लिए जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भिजवा दिया। श्वेता तिवारी का मायका उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर स्थित सर्वोदय नगर में था और ससुराल गांधीनगर दिल्ली में थी। रोहित ने फ़ोन करके श्वेता की हत्या और मासूम श्रीहम के अपहरण की जानकारी अपने माता पिता तथा ससुराल वालों को दे दी। बेटी की हत्या की खबर पाकर श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा तथा उनकी पत्नी माधुरी मिश्रा बहुत ही घबरा गई। परिवार में कोहराम मच गया। वह पत्नी, बेटे शुभम व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निजी वाहन से जयपुर के लिए रवाना हो लिए। अब तक श्वेता की हत्या की खबर टीवी चैनलों पर भी प्रसारित होने लगी थी। वह मोबाइल फ़ोन पर रास्ते पर हत्या की जानकारी लेते रहे। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस हत्या और अपहरण के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने 22 महीने के श्रीहम का पता लगाने के लिए 6 थाना प्रभारियों, 3 सीओ तथा पुलिस के 100 जवानों को लगा दिया। भारी भरकम पुलिस फोर्स ने डीएसपी राहुल जैन तथा एसपी सतीश कुमार के निर्देशन में श्रीहम की खोज आरंभ कर दी। इस बारे में पुलिस ने तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ भी की। दर्जनों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। सैकड़ों संदिग्ध नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तकनीक का सहारा लिया गया, लेकिन श्रीहम का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था और न ही श्वेता के हत्यारों का। पुलिस अधिकारी रात भर रोहित तिवारी के फ्लैट पर जुटे रहे। एसपी सतीश कुमार, एएसपी अवधेश सिंह तथा सीओ संजय शर्मा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ जांच में जुटे हुए थे। वह सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके थे और कमरे की हर चीज़ का निरीक्षण कर रहे थे। तभी रोहित तिवारी के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर वह चीख पड़ा, सर यह देखो, श्रीहम के अपहरणकर्ता का मैसेज आया है। उसने 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। फिरौती का मैसेज मृतका श्वेता के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। रोहित ने उसी नंबर पर कॉल बैक करके अपहरणकर्ता से कहा कि वह फिरौती की रकम देने को तैयार है, लेकिन पहले श्रीहम का चेहरा दिखाए। लेकिन फ़ोन करने वाले ने चेहरा नहीं दिखाया और फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि अपहरणकर्ता को रोहित का मोबाइल नंबर कैसे मिला। क्या अपहरणकर्ता रोहित की जान पहचान का है? पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि सुबह मृतका श्वेता के माँ बाप व अन्य परिजन रोहित के फ्लैट पर आ पहुँचे। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा तथा माँ माधुरी मिश्रा ने आते ही एसपी सतीश कुमार को बताया कि उनकी बेटी की हत्या उनके ही दामाद रोहित ने ही की है। 5 जनवरी को मोबाइल रिचार्ज ना करवाने की बात को लेकर रोहित और श्वेता के बीच में झगड़ा हुआ था। मारपीट करने के बाद रोहित ने उनके मोबाइल पर फ़ोन भी किया था। उसने गुस्से में कहा था, पापा जी हम बहुत परेशान हैं, आपको जितना रुपया चाहिए ले लो, लेकिन श्वेता को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। इस पर उन्होंने रोहित को समझाने का प्रयास किया तो उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने श्वेता को कॉल करके समझाया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि रोहित उसकी हत्या कर देगा। रोहित जिस तरह से बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था और हत्या के समय अपनी मौजूदगी ऑफिस में बता रहा था, उससे पुलिस अधिकारियों को उस पर शक बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मृतका के माँ बाप ने ही इस पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया तो पुलिस का भी शक उस पर गहराने लगा। 8 जनवरी 2020 की दोपहर 3 बजे हल्ला मचा कि एक बच्चे का शव रोहित के फ्लैट की बाउंड्री वॉल के पीछे झाड़ियों में पड़ा हुआ है। पुलिस ने झाड़ियों से शव को बाहर निकाला। शव तौलिया में लिपटा हुआ था। तौलिया हटाया गया तो सभी अवाक रह गए, क्योंकि शव श्रीहम का ही था। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। श्रीहम का सिर भी कुचला गया था। जिस श्रीहम को खोजने के लिए पुलिस के 100 जवान पसीना बहा रहे थे, उसका शव उसी के घर के पीछे झाड़ियों में मिला। नाती की लाश देखकर सुरेश कुमार मिश्रा व उनकी पत्नी फफक कर रो पड़ी। बेटे शुभम ने माँ बाप को धैर्य बंधाया।
मासूम श्रियम की हत्या की जानकारी पाते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव तथा डीएसपी राहुल जैन वहां पहुंच गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा कि मां के बाद बेटे की हत्या दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे क्रूर हत्यारों को वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने श्रियम का शव भी पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने श्वेता और उसके मासूम बेटे श्रियम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव मृतका के पति रोहित की बजाय मृतका के माता पिता को सौंप दिए गए। सुरेश कुमार मिश्रा बेटी श्वेता व नाती श्रियम के शव सर्वोदय नगर कानपुर स्थित अपने घर लेकर आ गए और वहीं भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। शव यात्रा के समय 22 महीने के श्रियम का शव श्वेता की गोद में था। ठीक उसी तरह उन्हें चिता पर लिटाया गया। श्वेता का एक हाथ बेटे के ऊपर था, ठीक वैसे ही जैसे कोई सो रही माँ अपने बेटे को अपनी बाहों की सुरक्षा देती है। शमशान घाट पर जिसने भी यह दृश्य देखा उसका कलेजा फट गया। लोग तो अपनी आंखों से आंसू रोक भी नहीं पा रहे थे। उधर डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस अधिकारियों ने मृतका के पति रोहित तिवारी पर शिकंजा कसा और उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस अधिकारी उसे एयरपोर्ट भी लेकर गए और घटना वाले दिन यानी 7 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। पता चला कि उस रोज़ रोहित तिवारी सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था और पत्नी की हत्या की सूचना मिलने के बाद ही एयरपोर्ट से घर के लिए निकला था। फुटेज से यह भी पता चला कि रोहित घटना के समय वहां एक बैठक में मौजूद था। उसके मोबाइल की लोकेशन भी दिन भर एयरपोर्ट पर ही मिल रही थी। सारे सबूत रोहित के पक्ष में जा रहे थे, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। पुलिस अधिकारियों को पक्का यकीन था कि दोहरी हत्या में रोहित का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है। पुलिस ने रोहित पर कड़ा रुख अपनाया तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने कोर्ट का रुख किया। 9 जनवरी को रोहित ने जयपुर की निचली अदालत में अपने वकील दीपक चौहान के मार्फत प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। कोर्ट ने इस मामले में प्रतापनगर थाना प्रभारी को 10 जनवरी को प्रकरण से जुड़े तथ्यों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। रोहित की इस कार्यवाही से पुलिस बौखला गई। जिस मोबाइल फ़ोन से रोहित के मोबाइल पर मैसेज किया गया था, पुलिस उस मोबाइल फ़ोन की जांच में जुट गई। जांच से पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल फ़ोन में एक पैटर्न लॉक लगाकर रखती थी, जिसे कोई दूसरा खोल भी नहीं सकता था। इसका मतलब मैसेजकर्ता ने श्वेता का सिम निकालकर किसी दूसरे मोबाइल में डाला था। मैसेज करते समय इस मोबाइल की लोकेशन जयपुर के सांगानेर की मिली। पुलिस फ़ोन के IMEI नंबर के सहारे उस दुकानदार तक पहुंची जहां से वह हैंडसेट खरीदा गया था। वहां से मोबाइल खरीदार के बारे में जानकारी नहीं मिली, तो उस फ़ोन के नंबर को ट्रेस कर पुलिस मैसेजकर्ता तक पहुंच गई। पुलिस मैसेजकर्ता को उसके घर से पकड़कर थाने ले आई। उससे अपना नाम सौरभ चौधरी निवासी भरतपुर राजस्थान तथा हाल का पता सांगानेर बताया। उससे जब श्वेता व उसके मासूम बेटे श्रियम की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने ऐसा कुछ करने से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वह टूट गया और दोहरी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। सौरभ चौधरी ने बताया कि रोहित तिवारी ने ही उसे 20,000 रुपये देकर पत्नी व बेटे की हत्या की सुपारी दी थी। मतलब दोहरी हत्या की साजिश रोहित ने ही रची थी। सौरभ से पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने 10 जनवरी 2020 को रोहित तिवारी को भी बंदी बना लिया। थाने में जब उसका सामना सौरभ चौधरी से हुआ तो उसका चेहरा लटक गया और उसने सहज ही पत्नी श्वेता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। डबल मर्डर के हत्यारों के पकड़े जाने की जानकारी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और DCP राहुल जैन को हुई तो वह थाना प्रतापनगर आ गए और उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की और फिर प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया। चूँकि हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी ने धारा 302,
201 तथा 120 बी के तहत सौरभ चौधरी तथा रोहित तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर एक ऐसे पति की कहानी सामने आई जिसने दूसरी शादी रचाने के लिए अपनी पत्नी व बच्चे के कत्ल की साजिश रच डाली। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के काकादेव थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है, सर्वोदय नगर। सुरेश कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ इसी सर्वोदय नगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी माधुरी मिश्रा के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां थीं। सुरेश कुमार मिश्रा भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी की पोस्ट पर थे, जो अब रिटायर हो चुके थे और उनका आलीशान मकान भी था। मिश्रा जी अपनी 2 बेटियों की शादी पहले ही कर चुके थे। श्वेता सुरेश कुमार मिश्रा की सबसे छोटी बेटी थी। वह अपनी दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत भी थी। उसने कानपुर के ही एक कॉलेज से बीए की डिग्री पास की थी। वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन पिता सुरेश कुमार मिश्रा कोई अच्छा घर वर ढूंढकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए वर की खोज भी शुरू कर दी और उसी खोज में उन्हें रोहित तिवारी पसंद भी आ गया। रोहित के पिता उमाशंकर तिवारी मूल रूप से औरैया जनपद के गांव कांठीपुर के रहने वाले थे, लेकिन वह दिल्ली के गांधी नगर के रघुवरपुरा स्थित माता मंदिर वाली गली में रहते थे। उमाशंकर तिवारी के परिवार में पत्नी कृष्णा देवी के अलावा बेटा रोहित तथा 2 बेटियां थीं और बेटियों की शादी वह कर चुके थे। रोहित अभी कुंवारा था। रोहित पढ़ा लिखा हैंडसम युवक था। वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर की पोस्ट पर भी था। उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। सुरेश कुमार मिश्रा ने रोहित को देखा तो उसे अपनी बेटी श्वेता के लिए पसंद कर लिया और फिर 24 जनवरी 2011 को रीति रिवाज से रोहित के साथ श्वेता का विवाह धूमधाम से कर दिया गया। उसकी शादी में उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद श्वेता और रोहित ने बड़े प्रेम से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। हंसते खेलते 2 साल कब बीत गए दोनों में किसी को भी पता ही नहीं चला। लेकिन इन 2 सालों में श्वेता माँ नहीं बन सकी। सूनी गोद का दर्द जहाँ श्वेता और रोहित को था, वहीं श्वेता की सास ससुर को भी टीस थी। सास कृष्णा देवी तो श्वेता को ताने मारने लगी थी। इतना ही नहीं, श्वेता को कम दहेज लाने की भी बात कही जाने लगी थी। उसके हर काम में कमी निकाली जाने लगी, यहाँ तक कि उसके खान पान व पहनावे पर भी सवाल उठाए जाने लगे। उसे तब और गहरी चोट लगी जब उसे पता चला कि उसके पति रोहित के किसी अन्य लड़की से नाजायज़ संबंध है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वर्ष 2013 में जब श्वेता की प्रताड़ना ज़्यादा बढ़ गई तो वह ससुराल छोड़कर मायके में रहने आ गई। यहाँ वह 7 महीने तक रही और इसके बाद एक प्रतिष्ठित नेता के बीच में पड़कर समझौता कराने के बाद वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। माँ बाप की नुक्ताचीनी पर रोहित उसे पीट भी देता था। कृष्णा देवी तो सीधे सीधे उसे बांझ होने का ताना मारती थी। ननद नूतन और मीनाक्षी भी अपने माँ बाप व भाई का ही पक्ष लेकर उसको प्रताड़ित करती थी। ससुराली बातों की प्रताड़ना से दुखी होकर श्वेता ने एक रोज़ अपनी बड़ी बहन सपना को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था। सपना दीदी, रोहित तथा उसके माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं, चैन से जीने नहीं देते और सब पीटते हैं, मुझे नीचा भी दिखाते हैं और खाने को भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि मेरे पहनावे पर भी सवाल उठाते हैं। मुझे यह भी पता चला है कि रोहित के एक युवती से संबंध भी है। वह उसके कॉलेज के समय की दोस्त है। वह उसी से प्यार करता है और यही वजह है कि वह मुझे प्रताड़ित करता है। उसे मेरी हर बात बुरी लगती है। मामूली बातों पर मारपीट करके घर जाने को कहता है। सास ससुर भी उसी का साथ देते हैं और नौकरानी की तरह दिन भर मुझसे काम करवाते हैं। यदि मेरे साथ कोई अप्रिय वारदात हो जाए तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। छोटी बहन का दर्द सुनकर सपना बहुत दुखी हुई। उसने सारी बातें माँ बाप को बताई। तब सुरेश कुमार मिश्रा ने दामाद रोहित तथा उसके माँ बाप से बात भी की और अनुरोध किया कि वे लोग श्वेता को प्रताड़ित ना करें।
इतना ही नहीं, उन्होंने श्वेता को भी समझाया कि वह परिवार में सामंजस्य बनाकर रखे। लेकिन सुरेश कुमार के अनुरोध का रोहित और उसके परिजनों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उनकी प्रताड़ना बदस्तूर जारी रही। इसी तनाव भरी जिंदगी के बीच रोहित का तबादला उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हो गया। श्वेता दिल्ली छोड़कर पति के साथ उदयपुर चली गई। उदयपुर में ही श्वेता ने अप्रैल 2018 में बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम श्रियम रखा गया। बेटे के जन्म के बाद श्वेता को लगा था कि अब उसकी खुशियां वापस आ जाएंगी और पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रियम के जन्म से ना तो रोहित को खुशी हुई और ना ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसकी प्रताड़ना बदस्तूर जारी रही। रोहित के माता पिता भी श्रियम के जन्म से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। उदयपुर एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान रोहित तिवारी की मुलाकात सहकर्मी हरि सिंह से हुई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हरि सिंह अपनी पत्नी सुधा सिंह को साथ लेकर रोहित के घर आने लगा। सुधा सिंह मिलनसार थी, इसलिए श्वेता और सुधा अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर कर लेती थी। श्वेता ने प्रताड़ित किए जाने की बात भी सुधा से शेयर की थी। सौरभ चौधरी हरि सिंह का साला था। वह भरतपुर में रहता था और हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। हरि सिंह के मार्फत सौरभ की जान पहचान रोहित से हुई। वह रोहित के घर आने लगा। उसने श्वेता से भी पहचान बना ली और उससे खूब बतियाने भी लगा। सौरभ जब भी रोहित से मिलने आता था वह उसे शराब पिलाता था। इधर श्रियम के जन्म के बाद रोहित तिवारी का ट्रांसफ़र उदयपुर से जयपुर हो गया। जयपुर में रोहित ने प्रताप नगर थाना क्षेत्र के जगतपुरा में स्थित यूनिट टावर सेक्टर 26 आई ब्लॉक में फ्लैट संख्या 103 किराए पर ले ली और पत्नी श्वेता तथा बेटे श्रियम के साथ रहने लगा। जयपुर आकर भी श्वेता और रोहित के बीच तनाव बरकरार रहा। दोनों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। हरि सिंह का साला सौरभ चौधरी यहाँ भी रोहित से मिलने आता था। उसे दोनों के तनाव भरी जिंदगी के बारे में जानकारी थी। रोहित कभी कभी शराब के नशे में कह भी देता था कि वह झगड़ालू श्वेता से छुटकारा पाना चाहता है। दिसंबर 2019 की बात है। रोहित की कंपनी के काम से 8 से 21 दिसंबर के बीच शहर से बाहर जाना था, इसलिए वह श्वेता को अपने माँ बाप के पास दिल्ली छोड़कर आ गया। पहले वह कोलकाता गया, फिर मुंबई। 21 दिसंबर को वह मुंबई से दिल्ली आया। घर वालों ने हमेशा की तरह उसे श्वेता के खिलाफ भड़काया। तब दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद वह श्वेता को लेकर जयपुर आ गया। दोनों कार से आए थे। घर आकर श्वेता ने अपनी माँ माधुरी को फ़ोन कर बताया कि रोहित ने 272 किलोमीटर के सफ़र में उसे पानी तक नहीं पीने दिया और वह लगातार झगड़ा करता रहा। अब तक रोहित अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ऊब चुका था। वह दूसरी शादी रचाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के सपने देखने लगा, लेकिन एक पत्नी के रहते वह दूसरी शादी नहीं कर सकता था। उसने श्वेता की हत्या के साथ साथ मासूम श्रियम की भी हत्या कराने का फैसला किया ताकि शादीशुदा ज़िंदगी का नामो निशान मिट जाए। वह ज़िंदगी की बैक हिस्ट्री को ही डिलीट करना चाहता था। 3 जनवरी 2020 को रोहित ने सौरभ चौधरी को फ़ोन कर जयपुर एयरपोर्ट के पास स्थित होटल फ्लाइट ब्लू में बुलाया। वहां रोहित ने सौरभ के साथ बैठकर पत्नी व बेटे की हत्या की साजिश रची। साजिश इस तरह रची गई कि रोहित का नाम सामने ना आए। रोहित ने हत्या के लिए सौरभ को 20,000 रुपये भी एडवांस में दिए। दरअसल सौरभ चौधरी शादीशुदा था। रोहित की ही तरह सौरभ भी पत्नी से परेशान रहता था और पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था और इसीलिए दोनों में तय हुआ कि पहले वह रोहित का साथ देगा और फिर रोहित उसकी पत्नी की हत्या में उसका साथ देगा। और यही कारण था कि मात्र 20,000 में सौरभ डबल मर्डर को राजी हो गया। 5 जनवरी 2020 को मोबाइल रिचार्ज न कराने को लेकर रोहित और श्वेता के बीच में झगड़ा और मारपीट हुई। इसके बाद उसने श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा को फ़ोन कर झगड़े की जानकारी दी और गुस्से में कहा कि पापा जी, आप श्वेता को ले जाइए, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। आपको जितना पैसा चाहिए है ले लीजिए।
अदरवाइज मैं उसकी हत्या कर दूंगा। दामाद की धमकी से सुरेश कुमार मिश्रा घबरा उठे। उन्होंने दामाद को भी समझाया और बेटी को भी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद रोहित का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने फ़ोन कर सौरभ चौधरी को जयपुर बुला लिया और श्वेता तथा उसके मासूम बेटे श्रियम की हत्या की पूरी योजना तैयार करके हत्या का दिन व तारीख और समय भी निश्चित कर दिया। योजना के मुताबिक 7 जनवरी 2020 की सुबह 9 बजे रोहित जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गया और अपने काम में लग गया। वह वहां एक मीटिंग में भी शामिल हुआ। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने भी वह आता जाता रहा ताकि उसका फ़ोटो कैमरों में कैद हो जाए। इधर योजना के मुताबिक सौरभ चौधरी भी 7 जनवरी की दोपहर बाद लगभग 2 बजे रोहित के यूनिट टावर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो सामने सौरभ खड़ा था। चूँकि सौरभ को श्वेता जानती पहचानती थी, इसलिए उसे घर के अंदर ले गई और कमरे में बिठाया। फिर उसने 2 कप चाय बनाई और दोनों ने बैठकर चाय भी पी। चाय पीकर दोनों ने कप प्लास्टिक की टेबल पर रख दिए। इसी बीच श्वेता दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ पर उसका बेटा श्रियम सो रहा था। तभी मौका पाकर सौरभ रसोई में गया और अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली उठा लाया। चंद मिनट बाद श्वेता जब वापस आई तो सौरभ ने अकस्मात श्वेता के सिर पर मूसली से वार कर दिया। श्वेता सिर पकड़कर पलंग पर गिर पड़ी। इसके बाद सौरभ ने श्वेता को दबोच लिया और मूसली से उसका सिर व चेहरा कूट डाला और इसके बाद वह पुनः रसोई में गया और चाकू ले आया और चाकू से श्वेता का गला रेत दिया। उसके चाकू पलंग पर तथा मूसली पलंग के नीचे फेंक दिया। श्वेता की हत्या करने के बाद सौरभ चौधरी दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां पर मासूम श्रियम पलंग पर सो रहा था। सौरभ को उस मासूम पर जरा भी दया नहीं आई और ना ही उसका कलेजा कांपा। उसने श्रियम को गला दबाकर मार डाला तथा उसका सिर भी कूट डाला। इसके बाद सौरभ ने उसका शव तौलिए में लपेटा और बाउंड्री वॉल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। श्रियम का शव ठिकाने लगाने के बाद उसने फिर से कमरे में आकर श्वेता का मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डाला और मुंह पर कपड़ा ढककर फ्लैट से निकल गया। बाद में उसने श्वेता का मोबाइल फ़ोन तोड़कर सांगानेर के शिकारपुरा की ओर बहने वाले नाले में फेंक दिया और दूसरा फ़ोन खरीदकर फिरौती के लिए रोहित को मैसेज किया। इधर शाम 4 बजे नौकरानी काम करने फ्लैट पर आई, तब घटना की जानकारी सबको हुई। इसके बाद तो कोहराम मच गया। थाना प्रतापनगर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। 11 जनवरी 2019 को पुलिस ने अभियुक्त रोहित तिवारी तथा सौरभ चौधरी को जयपुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फ़ोन व सिम कार्ड बरामद करने के लिए अदालत में अभियुक्तों की 3 दिन की रिमांड की अर्जी लगाई। अदालत ने 2 दिन की रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली। रिमांड मिलने पर जब पुलिस ने सौरभ से श्वेता के मोबाइल फ़ोन व सिम के बारे में पूछा तो उसने सिम तो बरामद करा दिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया कि उसने मोबाइल तोड़कर सांगानेर के नाले में फेंक दिया था। रिमांड के दौरान पुलिस मोबाइल बरामद नहीं कर सकी, जिससे उन दोनों को 13 जनवरी को अदालत में पेश करना पड़ा। पुलिस की अर्जी पर अदालत ने 15 जनवरी 2020 तक फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई, लेकिन पुलिस मोबाइल फ़ोन फिर से बरामद नहीं कर सकी। इसलिए उन्हें अदालत में पेश कर जयपुर की जिला जेल में भेज दिया गया। हरी सिंह को पुलिस ने उदयपुर से हिरासत में ज़रूर लिया था, परंतु बाद में उसे इस मामले में क्लीन चिट दे दी। तो दोस्तों, ये थी पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।